नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच 2 बजे के अंक में जिन प्रमुख खबरों पर हमारा नजर रहने वाली है, आइए सबसे पहले टॉप लाइंस का नजर करते हैं। तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा, कौन होगा बिहार की सत्ता पर काबिज? महागठबंधन ने सीएम चेहरे से पर्दा हटा दिया है, बीजेपी ने इस पर किया है पलटवार। जिस अगली खबर में न्यूज पंच पर हमारी नजर रहने वाली है वो है स्मार्ट फेंसिंग से जुड़ी हुई, क्योंकि भारतीय सेना खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है। भारत पाक सीमा पर अब घुसपैठ आसान नहीं होने वाली। कंटीली तारबंदी के साथ स्मार्ट फेंसिंग से अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बताएंगे आपको न्यूज पंच में कैसे हो रही है ये स्मार्ट फेंसिंग। इसके साथ जिस तीसरी और अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है रूस को बड़ा झटका इस समय लगा है। क्या रूस के परमाणु अभ्यास से अमेरिका भड़क गया है? जानेंगे रूसी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंध के पीछे की पूरी कहानी न्यूज पंच में। आइए खबरों को अब विस्तार से जानते हैं और विश्लेषण के साथ आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार हो क्या रहा है। सरगर्मियां तेज हो गई हैं, पारा तेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख सामने आ रही है, हर वक्त हर पल नया कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में हो रहा है। और आखिरकार आज जिसका इंतजार था कि महागठबंधन का जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाए, आखिरकार वो खत्म हो गया। महागठबंधन की पिक्चर दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अब साफ हुई है। आखिरकार महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर जो अटकलें लग रही थी उस पर लग चुका है अब विराम। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच डैमेज कंट्रोल के लिए भेजे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के जीतने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी का फोटो होना कांग्रेस के लिए अपमान है। तो आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि महागठबंधन का जो ये फेस तय हुआ है उसमें क्या फेस तय होने से असली परीक्षा यही खत्म हो जाती है, या फिर बोले पिक्चर अभी शुरू हुई है महागठबंधन में। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरे हैं। सीट शेयरिंग से ध्यान हटाने का कहीं ये प्रयास तो नहीं किया जा रहा कि सीएम का चेहरा ले लिया जाए, लेकिन जो असली परीक्षा जो थी, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो अंतर घाने में कलह चल रही है उसको सुलझाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें अब जब मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाता है तो क्या उन चेहरे के बाद जो फ्रेंडली फाइट हो रही थी ना, कई सीटों पर 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार खड़े हैं। महागठबंधन ने पूछा कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन है, तो एनडीए के सीएम चेहरे पर तो पहले से ही बात हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन सवाल उठा रही है। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरे आज घोषित किए जा चुके हैं। अशोक गहलोत ने उनको घोषित किया कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन जीतती है, बिहार में सत्ता पर काबिज होती है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पेश किया गया है। फ्रेंडली फाइट जो कही जा रही है, 10 से ज्यादा कुछ सीटें हैं जिस पर महागठबंधन के अपने ही घटक दल जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और 10 से ये ज्यादा सीटें कही जा रही हैं। आइए अब तमाम अलग अलग राजनीति के वरिष्ठ नेताओं से यहाँ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सेतु का काम कर रहे थे ना अशोक गहलोत, उन्होंने आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा कर दी। एक बड़ा यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने की जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं सामने पेश हुई है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ने बिहार का विकास की बात की है, कहा है कि एक नए बिहार, एक विकसित बिहार को महागठबंधन जो है वो लेकर आएगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए कार्य करेंगे। और साथ ही बीजेपी ने इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की फोटो जो गायब रही और सिर्फ तेजस्वी की फोटो दिखी, उस पर बड़े सवाल उठाए और तंज भी कसा। आइए आपको दिखाते हैं। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं।
ये गजब का गठबंधन है या गाठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की, और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। तो बीजेपी यहां आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस का यहां अपमान किया जा रहा है महागठबंधन में, और तेजस्वी को यहां चेहरा बनाया जा रहा है। जबकि कल तक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के चेहरे पर इस बार के चुनाव को लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से तमाम तंज यहां कसे जा रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी और उनके परिवार पर भी निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आइए आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे वो। तो यहाँ देख रहे हैं हम, राजनीतिक बयानबाजी यहाँ शुरू हो गई है। पटना से इस समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। सीधा रुख कुमार आलोक का करेंगे। कुमार आलोक, आज कहा जाए कि क्या सीधी फाइट शुरू हो गई है? तेजस्वी वर्सेस नीतीश की यहाँ फाइट। महागठबंधन ने चेहरा अब सामने रख दिया है, तेजस्वी यादव, लेकिन कहा जाए कि अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि काफी दिनों से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, और चुनाव की घोषणा से पहले भी अगर राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, तो वहां पर तेजस्वी यादव कहते थे, पत्रकारों से ये कहते थे कि राहुल गांधी फेस है प्रधानमंत्री के। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा जाता था कि बिहार का मुख्यमंत्री का फेस कौन है, तो इस पर राहुल चुप्पी साथ देते थे। इसमें दो कारण था। एक कारण तो तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप है, लैंड फॉर जॉब में उनका भी नाम है। दूसरा चीज था जो ओबीसी की बहुत बड़ी जाति है, ओबीसी की दबंग जाति है, जिस जाति से तेजस्वी बिलोंग करते हैं, और उन्हीं की दबंगता के कारण, उस जाति की दबंगता के कारण जो ईबीसीज हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या बिहार के सुदूर इलाकों में रहते हैं, तो वो जातियां जो है इस ओबीसी की जो दबंग जाति है इससे कट गई और इससे दूरी बनाने लगी। जब लालू यादव शुरू में 90-95 में आए थे तो ये उनके लिए जिन्न थी, कहते थे कि वोट मतदान पेटी से जिन्न निकलेगा, तो जिन्न ये ईबीसी थी। तो ये ईबीसी अलग हो गया और आज नीतीश कुमार का ये वोटर है, यानी एनडीए का वोटर है। और इसको लेकर के महागठबंधन के जो कांग्रेस के लोग थे या दीपांकर भट्टाचार्य की जो पार्टी है सीपीआई-एमएल, उनका भी ईबीसी चंक में अच्छी खासी पकड़ है। तो ये नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके उस वर्ग को हम नाराज कर दे जो तेजस्वी यादव की जाति से नाराज है। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन कांग्रेस आरजेडी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया पिछले कुछ दिनों से, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर के, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया, और ये कांग्रेस की जिद को एक तरह से उन्होंने आप कहें कि बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया। और यही कारण था कि अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति को भेजा गया यहाँ पर, पहले भी वो आए थे। और अशोक गहलोत का जो उनका पृष्ठभूमि है, जो
रणनीतिक उनकी जो शैली है, जिस तरीके से राजस्थान में उनकी सरकार जब अल्पमत में आ गई थी तो किस तरीके से मास्टरमाइंड होकर के उन्होंने अपनी सरकार को बचाया था, तो ये अंतिम अस्त्र कांग्रेस की ओर से भेजा गया अशोक गहलोत को, क्योंकि गठबंधन बिल्कुल टूटने के कगार पर था और लालू यादव का प्रेशर काम आया, तेजस्वी का प्रेशर काम आया और आखिरकार कांग्रेस को ये घोषणा करनी लेकिन पड़ी यहाँ कि कहना अगला जो गलत नहीं हमारा होगा जो कुमार आलोक की महागठबंधन की बड़ी सरकार बनेगी, देर कर दी उसके मुखिया जनाब या उसके आपने सीएम दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख वाले दिन महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां अभी स्टार प्रचारक आने साझा मंच करना भी एक बड़ा सवाल है, मैनिफेस्टो एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल फ्रेंडली जो फाइट कही जा रही है। चुनाव में या तो जीत होती है या हार होती है, फिर अपने ही गुट के लोग आमने सामने खड़े हों, ये कैसी लड़ाई है? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी की बनी थी और साझा घोषणा पत्र जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन वो सब अधर्म है क्योंकि सीट शेयरिंग ही इनका अभी गड़बड़ झाले में है और जो कैंडिडेट चाहे वो वीआईपी के उम्मीदवार हैं वो भी नहीं मैदान से हट रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान से नहीं हट रहे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार भी मैदान से नहीं हट रहे हैं। अगर कोई डिसिप्लिन वे में इनके महागठबंधन में कोई पार्टी है तो सीपीआई एमएल है, लेकिन वही सीपीआई जो वामपंथी पार्टी है उसने भी दबाव बना रखा है कि हम 2-3 सीटें ऐसी है जो जहां वो कांग्रेस के आमने सामने हैं, तो अभी सीट शेयरिंग की बात सॉल्व नहीं हुई है। इस बीच ये प्रेशर टैक्टिक्स लालू यादव की तरफ से था। लालू यादव चाहते थे कि हमारे जीते जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और कम से कम घोषणा हो जाए कि बाद में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है या बहुमत आती है तो उसमें कोई उलटफेर ना हो, उसमें कोई दाएं बाएं नहीं हो। तो ये जल्दीबाजी आरजेडी की तरफ से थी, लेकिन महागठबंधन के और जो दल थे वो चाहते थे कि नहीं, अभी चुनाव तक, यानी चुनाव के बाद ही जब चुन के विधायक आएंगे, चुन के जब प्रतिनिधि आएंगे तब हम इसकी बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन यहाँ इन सबको देख के महागठबंधन वर्सेस एनडीए को देखकर ये लग रहा है कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो दब रहे हैं इस राजनीति के चलते, सीट बंटवारे के चलते, क्योंकि गठबंधन में कहीं ना कहीं अंतरकलह सामने साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन यहाँ जरूर है कि आज शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर की गई है। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियां हमारे तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये जो दूसरी खबर है वो भारतीय सेना को ताकत देने वाली खबर है। घुसपैठ करने वालों की अब खैर नहीं होने वाली, क्योंकि सीमा के उस पार से अगर कोई भी नजर उठाएगा तो अब उसे सबसे पहले दिखाई देगी भारत की नई दीवार, नई ताकत, स्मार्ट फेंस ऑफ इंडिया। भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है अपनी सीमाओं की सुरक्षा में। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पारंपरिक तारबंदी को अब बदल दिया गया है और इसको बदलकर आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है। अब ये सिर्फ लोहे की बाड़ नहीं, यह टेक्नोलॉजी की ढाल, जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति, सेंसर, कैमरे, मोशन डिटेक्टर्स और रियल टाइम अलर्ट्स। अब किसी भी घुसपैठ की कोशिश पर मिलेगा तेज, सटीक और निर्णायक जवाब। तो कह सकते हैं भारत तैयार है स्मार्ट बॉर्डर के लिए, स्मार्ट सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि ये नया भारत है और किसी भी चुनौती के सामने ये झुकता नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या है ये स्मार्ट फेंसिंग, कैसे करती है ये काम और कैसे ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया कदम और नई पहल कही जा रही है। आपको बताते हैं बॉर्डर फेंस सीमा पर सुरक्षा की अहम दीवार इसको कहा जा रहा है, एक नई दीवार कहा जा रहा है और सुरक्षा के लिहाज से एक ये अहम कदम है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम। ये इसका दूसरा नाम है जिसको स्मार्ट फेंसिंग भी कहा जा रहा है सरल भाषा में। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबा फेंस है और ज्यादातर हिस्सा जो है वो अब स्मार्ट फेंसिंग में तब्दील हो चुका है। स्मार्ट फेंसिंग यानी कि ये फेंसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसका मतलब यही है कि परिंदा भी पर मारने से पहले घबराएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी स्मार्ट फेंसिंग को तब्दील कर दिया गया है। घुसपैठ की कोशिश करने वालों को यहाँ रोकने में मदद मिलने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि कितनी मजबूत है ये हमारी स्मार्ट फेंसिंग, कितनी लेयर है इस सुरक्षा की। तो आपको बता दें कि कंस्टर्ना और कांटेदार दीवार की ये पहली लेयर है, 3 लेयर से ये लैस है और स्प्रिंग जैसे तेज ब्लेड लगे हैं इस गोल गोल तार पर। घुसपैठियों के लिए पहली फिजिकल रुकावट ही इसका मोशन सेंसर है। मोशन सेंसर से आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसको टच भी कर पाएंगे।
आगे बढ़ना तो दूर की बात है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अलार्म वाली मिडल लेयर है, यानी कि दूसरी लेयर, और मिडल लेयर में लगे होते हैं निगरानी उपकरण, यानी उसके अंदर लेस हैं टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो सिग्नल मिलता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, लेयर तुरंत भेजती है सिग्नल और अलर्ट, यानी कि जो एक रूम बना होता है, कंट्रोल रूम होता है, वहां ये सिग्नल्स जाते हैं। और इनर लेयर सुरक्षा बलों को देती है मजबूती और वास्तविक सुरक्षा कवच। घुसपैठ अब नामुमकिन है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किले की जो कहते हैं ना सुरक्षा, उसको तब्दील किया गया है। इसमें AIOS से सीमा हुई है अवैध दीवार, यानी कि ये जो AIOS है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे ये दीवार बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दीवार, और हर हलचल पर अब नजर रखी जाएगी। टेक्नोलॉजी अब बनेगी सीमा की ताकत, भारतीय सेना की ताकत, और AI हमारी तीसरी आंख होगी जो अब हर खतरे को करेगी बेअसर। तो ये है नया स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम, और जो भारतीय सेना और सीमा को और ताकत देने वाला है। इस समय हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं, विशाल का रुख करेंगे। विशाल, कितनी मजबूत है ये स्मार्ट फेंसिंग, कैसे ये भारतीय सेना की ताकत को और मजबूत करेगी और एक तीसरी आंख के तौर पर काम करेगी? देखिए भावना, ये जो आप स्मार्ट फेंसिंग की बात कर रही हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जो 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जम्मू सेक्टर के अंदर, और साथ ही 2019 में बांग्लादेश जो डुबरी नदी का इलाका है वहाँ पर एक और पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो आप जिस मल्टीलेयर सिस्टम की बात कर रही हैं, ये 24/7 आपको सिक्योरिटी देगा, और ना सिर्फ ये सेंसर्स आपको अलर्ट करेंगे, बल्कि ये तैनात रहेंगे कंट्रोल रूम के साथ, और कंट्रोल रूम से क्विक रिस्पांस जाएगा ड्रोन्स और ऑल टेरेन व्हीकल्स के पास, जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि 24/7 हमारे पास एक डेटा भी रिकॉर्ड हो कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे भी हम उसको दिखा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से खास तौर से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, टेररिज्म को किस तरह से वो स्पॉन्सर करता है, और उसके अलावा उस अटेम्प्ट को न्यूट्रलाइज किस तरह से किया जाए, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और अगर दायरे की बात की जाए, 740 किलोमीटर की जो भारतीय सीमा है, उसको अब तक स्मार्ट फेंसिंग से कितना कवर किया जा चुका है विशाल? देखिए 2018 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और हमारा जो अगर हम LOC की बात करें तो 700 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है ये, तो ये एक बहुत लंबा वक्त भी इसमें लगेगा और काफ़ी इसमें पैसा भी खर्च होगा। इसलिए जो की पॉइंट्स है वहाँ पर इसको पहले इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि हमारी जो मैनुअल फेंसिंग है वो ज़रूर रहेगी, उसके अलावा ये पैरेलल उसके साथ लगाया जाएगा। तो ये एक एडिशनल फोर्स रहेगा, एडिशनल डिफेंस रहेगा हमारे बॉर्डर्स के लिए। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा बॉर्डर का इलाका है वो फ्लड लाइट से रात को जगमगाता है, और अगर आप आसमान से देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है वो। तो फ्लड लाइट्स तो ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन अब उसको स्मार्ट फेंसिंग बना दिया गया है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरी आंख बनकर 24/7 हमको ना सिर्फ निगरानी देगी बल्कि हमको अलर्ट करेगी, और उसका डेटा लगातार हमारे पास रिकॉर्ड होता रहेगा कंट्रोल रूम के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। तो भारतीय सेना को एक नई ताकत और एक नई आंख यहाँ मिलती हुई नजर आएगी, जब हमारी भारतीय सेना हमारी सीमा को और सुरक्षित कर सकेगी। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब बढ़ेंगे आगे, और अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। बात करेंगे यूक्रेन के साथ 3 साल से अधिक समय से जारी महायुद्ध के दौरान रूस ने अपना परमाणु शक्ति प्रदर्शन दिखाकर दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पुतिन की प्रस्तावित शिखर बैठक थी वो स्थगित हुई है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और यह परीक्षण उसकी सामरिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। इस अभ्यास के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। क्यों बढ़ा गया है अमेरिका? अमेरिका ने अपना रुख बदलते हुए 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या रूस के परमाणु अभ्यास से ट्रंप भड़क गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन सी 2 तेल कंपनियां जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ट्रंप प्रशासन का यह बड़ा फैसला रूस के खिलाफ आया है। रूस से इस समय गुस्सा दिखा रहा है अमेरिका, क्योंकि जो बैठक होनी थी यूक्रेन और रूस के बीच में वो पुतिन ने स्थगित कर दी है, और यूक्रेन संघर्ष को बताया इसकी वजह। अमेरिकी वित्त मंत्री ने नए प्रतिबंधों की दी है जानकारी, और ये जानकारी ये है
कि जो रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में मॉस्को में जो परमाणु अभ्यास हुआ है उसके बाद ये सख्त कदम लगाए गए हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा है ये प्रतिबंध है, सेकेंडरी टैरिफ नहीं, कहा है ये बैन है, ये टैरिफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से रूस की युद्ध मशीन होगी कमजोर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को आगे नहीं बढ़ा पाएगा रूस। यानी वो ये सोच रहा है अमेरिका कि अगर इन 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो जो उसकी ताकत है, जो युद्ध क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया है यहाँ पर अमेरिका ने बैन। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि इसके और आगे की कहानी कि क्या कहा है स्कॉट बेसेंट ने भी। स्कॉट बेसेंट एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में उन्होंने कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और तत्काल युद्ध विराम किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन के इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के जो दायरे थे उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ कहा है कि वित्त मंत्रालय रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित करती थी। राष्ट्रपति ट्रंप के एक और युद्ध को समाप्त करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए गए हैं। तो स्कॉट बेसेंट ये कह रहे हैं, हमने हाल ही में देखा था कि अमेरिका मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष पिछले 3 सालों से चल रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म हो और ऐसे में एक बैठक दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच कराने के लिए जो सहमति बनी थी अब से कुछ समय पहले, लेकिन अब रूस ने उस बैठक में आने से मना कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका रूस से खफा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि क्या परमाणु अभ्यास से भड़क गया है इस समय अमेरिका। क्यों भड़का है इस समय अमेरिका? रूस का परमाणु हथियारों से जुड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है मॉस्को में। अभ्यास में क्या क्या हुआ? अभ्यास में रूस की जो युद्धक क्षमता है उसको कहीं ना कहीं उसका शक्ति प्रदर्शन यहाँ देखा गया। अभ्यास में भूमि, पनडुब्बी और हवाई मिसाइल लॉन्चर शामिल थे, यानी कि हवा, पानी और लैंड से किस तरीके से युद्धक क्षमता रूस की है, ताकतवर है, उसको दर्शाया गया। नाटो देशों के लड़ाकू विमानों ने रूस के अभ्यास पर रखी है नज़र। और आपको साथ ही साथ बता दें कि पश्चिमी देशों का क्या रुख है। पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाए हैं नए प्रतिबंध, उसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें 2 तेल कंपनियों पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद देने की भी तैयारी यहाँ अमेरिका देने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस का परमाणु हथियारों से जुड़ा है ये सैन्य अभ्यास। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या यहाँ से मैसेज रूस देने की कोशिश कर रहा है? मॉस्को में युद्ध अभ्यास कर रहा है, अमेरिका गुस्सा हो रहा है, खफा हो रहा है रूस से और 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है और कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं रूस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या समीकरण यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं और वैश्विक दृश्य में इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, कहने को तो ये 2 कंपनियां हैं रूस की, लेकिन अगर इनसे जुड़ी हुई जो अन्य कंपनियों को देखो तो तकरीबन 17 कंपनियां हैं रोसनेफ्ट और लुकवाइल के बीच में। तो 17 कंपनियों पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है एक तरीके से, क्योंकि वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के क्लॉज में है कि इन 2 कंपनियों के अलावा इनसे जुड़ी हुई 50% से अधिक जो भी इसका शेयर होगा, सीधा या अप्रत्यक्ष, दोनों में ऐसी कंपनियों पर लगाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक अमेरिका ने एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, रूस का जिस तरीके का इतिहास रहा है, रूस को इस तरीके के प्रतिबंधों को झेलने की आदत रही है और रूस आज से नहीं बल्कि कह सकते हैं कई दशकों से अमेरिका के प्रतिबंध, यूरोप के प्रतिबंध झेल रहा है। कभी ये प्रतिबंध कम होते हैं, कभी ये प्रतिबंध ज्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि रूस ने जो पहले भी कहा है कि इस बात का रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष का एक बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। और भारत का भी लगातार ये मामला मानना रहा है कि जो सीधा जो एक देश के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है उस प्रतिबंध को भारत भी मान्यता नहीं देता है। तो इस तरह के का एक या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए अमेरिका और वहां से प्रतिबंध लेकर आए तब उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। और उससे होता क्या है कि जिस देश के कंपनियों के खिलाफ आप प्रतिबंध लगाते हैं उस देश में आपके खिलाफ माहौल बनता है। तो रूस में कहते हैं रूस के खिलाफ अगर आपने प्रतिबंध लगाया है तो व्लादिमीर पुतिन जो है उससे और वो मजबूत होते
होते हैं, उनका जो लॉजिक है कि वेस्ट उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है रूस को, इससे उनके लॉजिक को और तो इसका मतलब तो मिलती है। यही हुआ कि तुम मुझे जितना गिराओगे मैं उतना ऊंचा यहाँ उठूंगा। लेकिन यहाँ अखिलेश, मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर भारत के परिदृश्य से इसे देखा जाए तो इस पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इस चीज से भी खफा है कि आप रूस से तेल आयात करते हैं और इसी वजह से वो हम पर टैरिफ भी लगाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अमेरिका के सारे जो कदम होते हैं उस कदम के पीछे यह भी एक कोशिश होती है कि जो रूस से तेल खरीद रहा है रूस को जो समर्थन कर रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, उस पर भी दबाव बनाया जाए। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन भारत भी लगातार इस बात को कह रहा है कि भारत की जो रूस से आयात है वह आयात जो है उसका रूस यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया के कई देशों से तेल खरीदता है, कई देशों से गैस का आयात करता है, और उस आयात में अगर रूस से मिलता है तो रूस से भी खरीदेगा। अमेरिका भी करता है, सारे वेस्टर्न कंट्री करते हैं, दुनिया के सभी देश ऐसा करते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से जो उचित होता है वो होता है। तो निश्चित तौर पे भारत अभी नए बाजार खोजेगा, अभी जहां जहां अन्य देशों से जहां जहां मिल सकती है, क्योंकि अगर रूस की निर्यात करने की क्षमता कम होगी तो भारत को कहीं और बाजार खोजना पड़ेगा। तो यह निर्भर करता है कि रूस किस तरीके से इस प्रतिबंध का सामना करता है और किस तरीके से अपना लॉजिस्टिकल चेन बनाए रखता है, क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि रूस जो है वो अपने देश के झंडे के साथ जहाज नहीं, किसी और देश के झंडे के साथ तेल भेजता है। तो इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ रूस किस तरीके से अपनी कैपेसिटी बनाते हुए सप्लाई को जारी रख सकता है, यह देखना होगा। और भारत का खुला कहना है कि भारत को जहां से भी गैस या तेल मिलेगा, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1.4 बिलियन से ज्यादा की जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, उसी के हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल, रूस का देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया यहाँ रहती है। वहीं अमेरिका यहाँ 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता हुआ नजर आ रहा है और आगे अमेरिका का क्या रुख रहता है, इस पर विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।